हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक कॉलेज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनआईओएस का क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। ठीक। और जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं, ज्योग्राफिकल सेटिंग्स एंड प्री हिस्टोरिक कल्चर ऑफ इंडिया। तो जस्ट जोग्राफ हम देखेंगे कि हिस्ट्री में ज्योग्राफी की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। आप देखो, आप इंडिया में अगर कई जगह जाओ, अलग अलग जगह, तो आप देखो कि अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं, है ना। उनका रहन सहन अलग टाइप का है, खाना पीना अलग टाइप का है, कपड़े पहनने का स्टाइल अलग होता है। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में आप अगर देखो तो हर किसी का अलग अलग स्टाइल है ना। ये क्यों है? क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी जो आपको प्रोवाइड करती है, आप उसी तरीके से रहना सीख जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसा कि अगर आप देखो, पंजाब वगैरह हरियाणा वगैरह में जो है, वहाँ लोग रोटी खाना पसंद करते हैं ज़्यादा, है ना। क्यों? क्योंकि वीट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वही अगर आप ईस्ट की तरफ बढ़ो, जैसे बिहार तरफ जाओ, बंगाल, उड़ीसा, है ना, या साउथ की तरफ जाओ आप, तो उधर क्या है, राइस का कल्चर बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि राइस की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग उसी तरीके से ढल गए हैं। आप बिल्कुल साउथ चले जाओ तो वहाँ मिलेट्स वगैरह लोग बहुत खाते हैं। ठीक है। तो जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी हुई, लोगों ने उस चीज़ को अपने डे टू डे लाइफ में ढाल लिया और उसी हिसाब से वो रहने लग गए। तो एक जो ह्यूमन की हिस्ट्री है, उस पर ज्योग्राफी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। और फिजिकल ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल कंडीशन काफ़ी हद तक गवर्न करती है लाइफ को। और लाइफ क्या है? लाइफ से हिस्ट्री बन रही है ना। तो आप देखो, क्या क्या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आपको अफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट, जो ठंड में रहते हैं लोग, आप देख लो, अगर कश्मीर वगैरह की बात करो तो वहाँ के लोग अलग तरीके से रहते हैं, है ना। उनका खान पान अलग तरीके से है, कपड़े अलग तरीके के पहनते हैं, है ना। और वही आप एकदम साउथ में चले जाओ, केरला वगैरह तरफ, तो देखो वहाँ के कपड़े बिल्कुल अलग होंगे, वहाँ का रहना खाना बिल्कुल अलग है। ठीक। फिर सॉइल टाइप पे डिपेंड करता है, आपकी किस तरीके की, आप जिस एरिया में रह रहे हो उस एरिया में सॉइल कैसी है, उस टाइप की वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, आपको नेचुरल रिसोर्सेज उस टाइप के मिलते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप देखो हर जगह संतरे की खेती नहीं होती, है ना। नागपुर है या कुछ एक डेक्कन के रीजन है, वहाँ होती है, वहाँ ज़्यादा बेटर आपको मिलते हैं ना। वैसे मैंगो वगैरह आपके नॉर्थ में काफ़ी अच्छा मिलता है। इवन आपके महाराष्ट्र वगैरह में भी अच्छा मैंगो का उत्पादन होता है। लेकिन अगर आप मैंगो के लिए आप ये थोड़ी कहते हो कि हरियाणा की बड़ी अच्छी ज़मीन है मैंगो के लिए, या पंजाब की बड़ी अच्छी ज़मीन है, नहीं ना। वहाँ अलग खेती होती है, वहाँ पे आपका वीट वगैरह की खेती बड़ी अच्छी होती है ना। तो सॉइल टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर वाटर रिसोर्सेज तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ वाटर रिसोर्सेज के आसपास तो हमेशा से ही एक कल्चर डेवलप हुआ है हमेशा। और वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कितनी है, उस हिसाब से वहाँ सेटलमेंट हुआ है ना। तो ये, और अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हो तो क्या, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी जगह आती है? इंडिया तो है ही है, जो आप जानते हो। साथ में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान, ये सारा का सारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंडर आता है। ठीक है। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अगर आप डिवाइड करो तो तीन मेजर भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक तो हिमालयाज, दूसरा रिवर प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, तीसरा पेनिनसुलर इंडिया। ठीक। इस चैप्टर में आप बहुत कुछ पढ़ोगे, डिफरेंट रीजन्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक। इन्वायरमेंट के बारे में जानोगे, रिलेशनशिप बिटवीन जोग्राफिकल फीचर्स एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। फिर कुछ एक टर्म्स है, प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक कल्चर्स, माइक्रोलिथ्स वगैरह जानोगे। फिर आप पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्योलिथिक एज के बारे में भी यहाँ पढ़ोगे आप सारा डिटेल में। ठीक है। फिर प्री हिस्टोरिक आर्ट के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है। चलो, सबसे पहला टॉपिक जो आप पढ़ने वाले हो वो है आपका बड़ा ब्लैक सा हिमालयस। ठीक। पहले हम ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं इंडिया की। अब देखो, आप जानते हो ये पूरा नॉर्थ में हिमालयस है हमारे, है कि नहीं। ये देख लो, ये जो पूरा ब्लैक ब्लैक से डॉट डॉट कर रखा है, ये पूरा का पूरा नॉर्थ में हिमालयन रेंज है। ये इधर से हिंदू कुश वगैरह, और ये पूरा हिमालयन रेंज होते हुए जिधर मेरा एरो चल रहा है, और यहाँ पे एकदम पैरेलल आ जाती है ना। म्यांमार के एकदम पैरेलल खड़ी हो जाती है ऐसे। ठीक है। ये आपका हिमालयन रेंज है पूरा। अब हिमालयन रेंज अगर उसकी लेंथ की बात करें हम, तो 2400 किलोमीटर के आसपास है। ये हमें किससे प्रोटेक्शन देता है? एक तो नॉर्थ में कोल्ड विंड से प्रोटेक्शन देता है हमें, क्योंकि इधर में बहुत ज़्यादा कोल्ड विंड है इसके ऊपर, चाइना। ठीक है। तिब्बतन प्लेटू है। फिर ऊपर से जो मानसून विंड्स आती हैं समुद्र से, है ना, अरेबियन सी से या बे ऑफ बंगाल से, तो उनको भी रोकता है और रोक के ये बारिश कराता है यहाँ पे, है ना।
इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट पासेस हैं जहाँ से आप जा सकते हो दूसरी कंट्रीज़ में। जैसे कि आपका, अगर पाकिस्तान की तरफ की बात करें हम, तो बोलन पास, कोमल पास, खैबर पास, है ना? जहाँ से आप देखो कौन-कौन आए थे। यहाँ से आपके बहुत सारे अटैक करने वाले लोग भी आए थे, जैसे ग्रीक, शाक, कुषाण, हुन्स, है ना? बाद में आपके तुर्क्स भी आए थे, है ना? तो इसके साथ-साथ इंडिया से भी बाहर जाता था बहुत कुछ। इंडिया से कपड़े वगैरह जाते थे। बुद्धिज़्म इंडिया से फैला इसी पासेस के थ्रू से, है ना? और यही एरिया जो था हमें कनेक्ट करता था सेंट्रल एशिया को, सेंट्रल एशिया से, है ना? जिससे कि कल्चरल आपका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आया इंडिया में। फिर सेकंड रिवर प्लेन्स की अगर बात करें हम, तो आप देखो हिमालयाज़ में क्या है, हिमालयाज़ के ठीक नीचे में पूरा आपका प्लेन्स है। मेन तो गंगा नदी है, ये ना गंगा जमुना, ये देख रहे हो गंगा का, ये चंबल वगैरह तो, चंबल कितनी बड़ी नदी है आपकी वहाँ की, मध्य प्रदेश की, वो जाके मिलती है जमुना में, और जमुना जाके मिल जाती है किसमें, आपकी गंगा में। तो गंगा मेन नदी हो गई। तो गंगा का प्लेन कितना बड़ा है आप सोच के देखो, है ना? तो गंगा प्लेन आपका फर्दर डिवाइडेड है 3 भाग में। कौन-कौन से? अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा, ठीक है? अपर गंगा, साथ में और कौन सा आपका रीजन है ट्रिब्यूटरीज जो नॉर्दर्न प्लेन्स में जाती है? आपका इंडस वैली प्लेन। ये देखो इंडस नदी की कितनी सारी ट्रिब्यूटरी नदी है, झेलम है, चेनाब, रावी, सतलज। ये पूरा का पूरा एरिया बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल पहले भी था, है ना? और इन्हीं रिवर्स के आसपास में आप जानते हो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन उभर के आई, वर्ल्ड की पहली सिविलाइजेशन जो थी, है ना? हम्म। और गंगेटिक प्लेन की बात कर रहा था मैं। गंगेटिक प्लेन आपका 3 पार्ट में बटा हुआ है, अपर, लोअर और मिडिल। अपर गंगेटिक प्लेन की बात करें हम, तो वो कहाँ आता है? वेस्टर्न एंड सदर्न यूपी की बात होती है वहाँ पे। और ये एरिया में काफ़ी लंबे टाइम से कल्चरल डेवलपमेंट्स हम देखते आ रहे हैं, ठीक है? और ये एरिया हमेशा से इनहैबिटेड भी था ऑलमोस्ट। यहाँ पे आप लेटर वैदिक पीरियड के भी टाइम के बहुत सारे आपको एविडेंसेस मिलते हैं। और यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में लोग क्या करते थे? एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते थे। फिर मिडिल गंगा का बात आती है। मिडिल गंगा बहुत ही फर्टाइल एरिया है, और ये ईस्टर्न यूपी और बिहार का एरिया है, ठीक? यहाँ पे आप जानते हो महाजनपद से बहुत बड़े बड़े, जैसे कौशल, काशी, मगध वगैरह। फिर यहीं से बड़े बड़े रिलीजन्स भी बाहर निकले, जैनिज्म, बुद्धिज्म, है ना? फिर लोअर गंगेटिक प्लेन की बात करें, बंगाल का रीजन आता है। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी भी आती है असम की तरफ से, है ना? वो भी बहुत सारा फर्टाइल प्लेन बनाती है इसको। यहाँ पे बहुत, ये एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, बहुत, इसीलिए डेंस फॉरेस्ट, मार्शी लैंड बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे सेटलमेंट होना बहुत मुश्किल था। लेकिन इसका जो कोस्टल एरिया था वो बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट था, खास करके साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज थी उनके साथ कनेक्शन के लिए इसके कोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक पोर्ट इसी एरिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ताम्रलिप्ति, जिसको तामलुक भी कहते थे, ठीक है? ईस्ट इंडिया की बात करें हम, ईस्ट इंडिया में आपका कौन सी नदी मेन है? महानदी मेन है ईस्टर्न इंडिया में, ठीक? जो उड़ीसा का एरिया, उस एरिया में, है ना? वहाँ की बात करें हम, यहाँ पे फर्टाइल रीजन काफ़ी बढ़िया है। इसी वजह से एग्रीकल्चर, सोसाइटी, कल्चर का खूब डेवलपमेंट हुआ। और ये वाला जो एरिया है, ये गंगेटिक कल्चर के टाइम से, गंगेटिक गंगा का जो कल्चर था, गंगेटिक प्लेन में जो कल्चर था आपका महाजनपद का, उनके साथ टच में कब से आए ये लोग? नंद और मौर्य के टाइम से, ठीक है? और 1000 एडी से उड़ीसा में अपना ही एक डिस्टिंक्ट लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी वो लोग डेवलप करने लगे, मतलब बिल्कुल अलग। अपना बंगाली से काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलग है ना, उड़िया लैंग्वेज। चलो, वेस्ट इंडिया की बात करें। वेस्ट इंडिया में कौन कौन सा मेजर स्टेट्स थे? राजस्थान और गुजरात, है ना? यहाँ पे ब्लैक सॉइल बड़े बहुत ज़्यादा है, जो कि कॉटन की कल्टीवेशन में बहुत काम आती है। साथ में थार डेजर्ट है राजस्थान का, सेमी एरिड रीजन। ये गंगाटिक प्लेन जैसा फर्टाइल तो है नहीं, लेकिन ठीक है। और इस रीजन में कल्टीवेशन का भी उतना ज़्यादा कोई स्कोप था नहीं, क्योंकि डेजर्ट है। लेकिन 8th सेंचुरी एडी से यहाँ पे क्या करने लग गए लोग? इरिगेशन करने लग गए, अच्छा इरिगेशन का डेवलपमेंट करने लगे, जब यहाँ पे पर्शियन व्हील आ गया, ठीक है? आप जानते हो राजस्थान में कितने सारे राजपूत क्लैंस थे, है ना? फिर गुजरात में आपकी बहुत सारी फर्टाइल प्लेन है, आपकी बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, जैसे साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती वगैरह, ठीक? जो कि
एग्रीकल्चर के लिए बहुत हेल्पफुल थी। तो यहाँ पे भी काफ़ी एग्रीकल्चर फैला फूला गुजरात के इंटीरियर एरियाज में। और अगर आप कोस्ट लाइन की बात करो तो गुजरात का कोस्ट लाइन सबसे बड़ा कोस्ट लाइन में से एक है। और पुराने ज़माने से ही यहाँ पे पोर्ट्स के थ्रू विदेशों से कारोबार होता था, है ना। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पोर्ट था उस ज़माने में वो था भरूच का पोर्ट, जिसको भृगु कच्छ भी बोलते थे। ठीक। हम्म। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं पेनिनसुलर इंडिया। ठीक। पेनिनसुलर इंडिया में क्या इंक्लूड होता है? डेक्कन प्लेटू और कोस्टल प्लेन्स ऑफ साउथ इंडिया। ये जो है ना आपका ये वाला देखो, ये पूरा एरिया ये डेक्कन प्लेटू का कहलाता है, बीच का एरिया। और कोस्टल प्लेन्स, ये कोस्ट में जो है ना, कोस्टल लाइन, यहाँ प्लेन के एरिया भी बहुत ज़्यादा है, जैसे नॉर्थ इंडिया में वैसे साउथ में भी बहुत प्लेन का एरिया। ठीक है। अब प्लेटू जो है वो कहाँ से शुरू होता है? विंध्याचल माउंटेन के साउथ से। विंध्याचल माउंटेन कहाँ पे? यहाँ देख लो, यहाँ पे अच्छे से दिखा हुआ है, ये देखो विंध्याचल माउंटेन है ना। यहाँ से साउथ का जो एरिया है ये आपका कहलाता है डेक्कन प्लेटू। ठीक है। चलो। हम्म। ये डिवाइडेड है 3 मेजर रीजन्स में। ठीक। जैसे कि महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटका का, 3 डेक्कन प्लेटू है। ठीक है। डेक्कन प्लेटू 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन सा? महाराष्ट्र, आंध्रा और कर्नाटका में। नॉर्दर्न डेक्कन प्लेटू महाराष्ट्र को कहलाता है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चाल्कोलिथिक साइट्स हैं। ठीक। जहाँ की चाल्कोलिथिक साइट में लोग क्या करते थे, चाल्कोलिथिक कल्चर में क्या करते थे लोग, कॉपर का भी यूज करते थे, स्टोन का भी यूज करते थे। ठीक है। फिर कर्नाटका वाला जो रीजन है वो साउथ वेस्ट डेक्कन में आता है। ठीक। यहाँ पानी की काफ़ी अवेलेबिलिटी है, और इसके वजह से पानी की भी अवेलेबिलिटी है, दूसरे रिसोर्सेज मिनरल्स वगैरह काफ़ी सारा है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारा फेवरेबल कंडीशन है कि ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे ज़्यादा हो। साथ में यहाँ पे एरिया है रायचूर, रायचूर का एरिया है, रायचूर के आसपास का एरिया जो है रायचूर दुआब कहलाता है। ठीक। वहाँ पे काफ़ी मात्रा में राइस कल्टीवेशन होता है, इसलिए इसको राइस बाउल भी बोला जाता है साउथ इंडिया का। और इस एरिया के लिए काफ़ी लड़ाई झगड़े होते रहे हैं हिस्ट्री में। ठीक है। और ये जो एरिया है यहाँ पे लोग प्री हिस्टोरिक टाइम से ही रहते आ रहे हैं लगातार। ठीक है। फिर प्लेटू रीजन में हिली ट्रेन्स भी हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक। वेस्टर्न घाट्स आपका जो ये पूरा कोंकण का एरिया है ना, वो वाला। ठीक। अब इसमें कई सारे पासेस हैं, जैसे जुनार, कान्हेरी, कार्ले। और ये पासेस से कौन कनेक्ट करता था? इनर पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू से सीधा कोस्ट को, है ना, वेस्ट कोस्ट को करता था। और वेस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट पे आप जानते हो बहुत सारे ट्रेडर्स आते थे फॉरेन कंट्रीज से, है ना। रोमन्स आते थे, ग्रीक्स आते थे, फिर आपके अरब्स आते थे, है ना। बाद में पोर्तुगीज भी वहीं से आए वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट पे। ठीक। और वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट भी लिंक था कहीं ना कहीं, है ना। यहाँ पे कावेरी वैली भी है, और कावेरी वैली को जो है वेस्टर्न घाट से कौन कनेक्ट करता था? पाला घाट करता था। और आप जानते हो कि उस समय इंडो रोमन ट्रेड एंशियंट पीरियड में काफी ज्यादा चलता था। ठीक। फिर कोस्टल प्लेट्स, प्लेन की बात करें तो तमिलनाडु का प्लेन है, केरला का प्लेन है ना। तमिलनाडु की जो रिवर्स है वो सीजनल है, मतलब जो जो बारिश होती है तभी वहाँ पे पानी रहता है। और ये रीजन जो है मेनली टैंक इरिगेशन पे डिपेंडेंट है हमेशा से। कावेरी डेल्टा बहुत ही मानी हुई नदी है कावेरी, है ना। और कावेरी डेल्टा के आसपास में, कावेरी नदी के आसपास में बहुत सारे ह्यूमन सेटलमेंट्स हुए हैं, मतलब काफी सारे आपके आज भी मेजर सिटीज कावेरी के आसपास बसे हुए हैं। क्यों हुआ है? क्योंकि देखो, एक तो एग्रीकल्चर बड़े आराम से हो सकता था, तो राइस की खेती बड़ी अच्छे से हो सकती थी। साथ में सिटीज बसना चालू हुई तो धीरे धीरे एक कल्चर डेवलप हुआ जिसको कहते हैं हम संगम कल्चर। ठीक। कुछ एक पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे अरिकामेडू, कावेरीपट्टनम। ठीक। ये पोर्ट्स भी इधर ही हैं। तमिल रीजन के लिए बोला जाता है कि ये इवॉल्व हुआ है एक डिस्टिंक्ट लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी के लिए। ठीक है। इन्होंने अपना अलग से ही एक अलग सा लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी बनाई तमिल रीजन वालों ने। ठीक है। तो ये था डेक्कन आपका पूरा। अब हम पढ़ने वाले हैं आपका
इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस कैसे हुआ इंडियन हिस्ट्री में। देखो, आप जानते हो सेटलमेंट, लोग कहाँ सेटल होंगे, जहाँ इन्वायरमेंट फेवरेबल होगी, है ना। अब इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है, इन्वायरमेंट में आपका सब कुछ है, मैन, एनिमल, प्लांट, मिनरल रिसोर्सेज, है ना, क्लाइमेट, लैंडस्केप, रिवर्स, ठीक है, ये सब के सब आपके आते हैं इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमन पीपल पे, है ना, पीपल की लाइफ पे। अब पीपल की लाइफ पे इम्पैक्ट होगा तो ऑब्वियस ही बात है हिस्ट्री बनेगी उसी अनुसार। अब देखो, आप सिंध का रीजन सेमी एरिड रीजन है, ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई, खास करके हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, वहाँ बड़े बड़े हमने अर्बन सेटलमेंट्स देखे, हाँ? फिर अगर आप नॉर्थ में बात करो, किस साइड, मिडिल मिड गंगा वैली की, तो देखो पाटलिपुत्र का आप देखो कैसे वो राइज हुआ, हाँ? अब पाटलिपुत्र क्यों राइज हुआ, पाटलिपुत्र तीनों तरफ से तो नेचुरली सराउंडेड था रिवर्स से, गंगा, सोन, गंडक नदी से, तो उसको नेचुरल डिफेंस प्रोवाइड करती थी। और नेचुरल डिफेंस प्रोवाइड करने के साथ साथ इंटरनल कम्युनिकेशन के भी काम आता था, वो बोट के थ्रू इधर उधर लोग जाते आते थे, ट्रेड अच्छा होता था, ठीक है। और फर्टाइल तो था ही इंडो गैंगेटिक प्लेन बहुत ज्यादा, तो फर्टाइल होने की वजह से वहां से पॉपुलेशन भी बढ़ी, ठीक। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट अगर आपका फेवरेबल हो तो आपको बहुत सारे पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फॉरेस्ट एरिया है तो आपको टिम्बर मिलेगा काफ़ी अच्छा था। कोस्टल रीजन में अगर आप हो तो सी के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, हिली रीजन में हो तो आपको मिनरल्स मिलेंगे, है ना, मिनरल्स, मेटल्स वगैरह मिलेंगे, आप उसका टूल्स बना सकते हो या फिर उसको बेच करके अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हो, है ना। मगध को देख लो, मगध आयरन ओर के बहुत क्लोज था, इस चलते देखो कितना ज़्यादा उन्होंने डेवलप किया, है ना। साथ में वहाँ पर टिम्बर भी कम नहीं था, उन्होंने टिम्बर छोटा नागपुर प्लेटू से काफ़ी लिया, तो इस वजह से मगध की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हुई। सब्सिस्टेंस पैटर्न भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इन्वायरमेंटल कंडीशन से। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे रिवर्स अच्छी पेरिनियल रिवर्स है, पूरे साल रहती है, वहाँ देखो एलुवल सॉइल हमेशा आती रहेगी, है ना, तो वहाँ अलग ही टाइप का फर्टिलिटी रहेगी एग्रीकल्चर की, है ना। वहाँ पे ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स का प्रोडक्शन होगा, हाँ? फिर कुछ एक ऐसी महाराष्ट्र वगैरह आप देख लो, वहाँ ब्लैक सॉइल है तो वहाँ कॉटन ग्रो होता है, कॉटन को एक्सचेंज किया जाता है तो ट्रेड का फेवर करता है, हम्म? तो इसी तरीके से आपकी रिवर्स वगैरह ने बहुत मदद की है पहले ज़माने में ट्रेड एंड कम्युनिकेशन में भी, ठीक है। हमारे जो पुराने लिटरेचर हैं जैसे जातक है, पुराण है ना, इनमें बहुत सारी नदियों के रूट्स के बारे में मेंशन्ड है। फिर कोस्टल रूट्स भी हमारा काफ़ी था डेवलप्ड, हमारा ट्रेड अच्छा खासा चलता था, इंडो रोमन ट्रेड बहुत ज़्यादा चला, हमने बहुत कमाया इंडो रोमन ट्रेड से, ठीक। तो इस तरीके से फिजिकल फीचर्स और एनवायरनमेंट हिस्ट्री को शेप करते हैं, आपने देखा, ठीक है। अब आप पढ़ोगे प्री हिस्टोरिक कल्चर्स के बारे में। प्री हिस्टोरिक कौन सा कल्चर होता है, प्री हिस्ट्री मतलब नाम से ही पता चला, हिस्ट्री से पहले, मतलब कि जिसका कोई भी रिटन रिकॉर्ड अपने पास नहीं हो, ठीक है, तो वो प्री हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। तो हम, अब जब कोई रिटन रिकॉर्ड ही नहीं है तो हम कैसे जानेंगे उसके बारे में, तो जानने के लिए हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन से पता चलता है। जब खुदाई होती है वहाँ बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, जब वो चीज़ें निकलती हैं तो हम उनको देख करके समझते हैं कि हाँ भाई, उस ज़माने के लोग कैसे रहते होंगे, उनके पास क्या क्या चीज़ें थी, कितना डेवलप्ड थे वो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आज की अगर खुदाई हो तो क्या मिलेगा आपको, मोबाइल मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, है ना, अगर बचे तो। ये तो डिग्रेडेबल भी हैं चीज़ें कुछ एक इसमें से, अगर मान लो बच जाए किसी वजह से तो आपको क्या क्या मिलेंगे, कितनी सारी चीज़ें मिलेगी, कार मिलेगी, है ना। तो वो लोग जो भी देखेगा वो समझ जाएगा हाँ कि ये बड़े एडवांस थे। तो इसी तरीके से जब हम पुराने ज़माने की खुदाई होती है, पुराने ज़माने के एरिया की, जहाँ पे हमें रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, तो वहाँ पे हम दूसरी चीज़ें मिलती हैं हमें, अ, वहाँ औजार मिलते हैं, कभी लोहे के औजार मिलते हैं, कभी स्टोन्स के मिलते हैं, डिपेंड करता है। अब अगर प्री हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर हमें स्टोन के औजार मिलते हैं वहाँ पे, है ना। खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, कुछ एक उनके ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, कुछ उनके पॉट्स वगैरह मिलते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ ये किस तरीके से अपना लाइफ गुजारते थे, ठीक है। प्री हिस्ट्री इस तरीके से हमें पता चलती है। अब आपका
पहला है पैलियोलिथिक एज। प्री हिस्ट्री को भी हमने डिवाइड किया हुआ है। जिस तरीके के टूल एंड टेक्निक्स पहले डेवलप मिलते थे लोगों के, है ना, तो उसके बेस पे हमने प्री हिस्ट्री को डिवाइड कर रखा, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में। तो अब पैलियोलिथिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। पैलियोलिथिक वर्ड ग्रीक वर्ड है। पैलियो मीन्स होता है ओल्ड और लिथिक मतलब होता है स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोन एज। ठीक। इसको जो है हिस्टोरियंस ने प्लेस्टिसो प्लिस्टोसिन पीरियड के साथ इक्विवेलेंस किया है। और प्लिस्टोसिन पीरियड जो है 2 मिलियन ईयर्स पुराना है। 1 मिलियन होता है 10 लाख ईयर्स के बराबर, तो 2 मिलियन हो गया 20 लाख ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं। तब ये अर्थ पे क्या कंडीशन थी? चारों तरफ से आइस से घिरा हुआ था, है ना। ह्यूमंस के लिए लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट थी, मतलब ज्यादातर लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में धीरे धीरे आइस मेल्ट करने लग गई थी, और ये कहीं ना कहीं ह्यूमंस के लिए सर्वाइव करने के लिए फेवरेबल कंडीशन बनती जा रही थी। इस जमाने में लोग हिल्स के आसपास रहते थे, हाँ, और सिंपल टूल्स, स्टोन टूल्स बनाते थे और उसी से हंटिंग करते थे। ठीक। और अपनी प्रोटेक्शन भी उसी से करते थे। अब डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हो, उस हिसाब से आपके पास स्टोन अवेलेबल होगा, है ना। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग क्वार्टजाइट यूज करते थे हिली एरियाज में। कुछ लोग बसाल्ट का यूज करते थे। महाराष्ट्र रीजन में लाइमस्टोन वाले मिले हैं हमें टूल्स, कर्नाटका रीजन में, है ना। तो जब हमने इन टूल्स को भी स्टडी किया तो फिर हमने फर्दर पैलियोलिथिक पीरियड को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन सा? अर्ली पैलियोलिथिक, जिसको लोअर पैलियोलिथिक भी बोलते हैं, मिडिल पैलियोलिथिक, और अपर पैलियोलिथिक या लेट पैलियोलिथिक। ठीक। और ये पूरा पैलियोलिथिक पीरियड को हम कैसे, कब से कब तक मानते हैं? 5 लाख टू 10,000 BC के आसपास में। ठीक। पैलियोलिथिक का टूल्स कैसे होते थे पैलियोलिथिक पीरियड के? टूल्स जो थे आपके, कुछ एक हैंड एक्सेस यूज करते थे लोग, क्लीवर्स और चॉपर्स यूज करते थे। इन सबको मिलाकर के हम क्या कहते थे? चॉपिंग टूल्स हैं। ये नॉर्मली रफ होते थे, हैवी होते थे। ठीक। और स्टोन को दोनों साइड से चिप करके कर दिया जाता था। चिप मतलब तोड़ तोड़ के थोड़ा सा ना, दोनों तरफ से। और लेकिन धीरे धीरे फिर वो एडवांस होते चले गए। वो तो ऑब्वियस से होता है ना, इनिशियल आप कुछ रफ बनाते हो, फिर धीरे धीरे उसमें और मॉडिफिकेशन करते हो। तो पहले तो एकदम रफ टाइप के टूल्स मिलते थे, फिर धीरे धीरे वो एडवांस होने लग गए और हमें फाइन टूल्स भी मिलते हैं बाद में। फ्लेक टूल्स या चिप पीसेस के टूल्स भी हमें मिलते हैं मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में। ठीक है। अपर पैलियोलिथिक पीरियड के जो टूल्स थे वो बने हुए होते थे बुरीन्स, उनमें होता था ब्रूइंस और स्क्रैपर्स। ठीक। ये फिगर्स दे रखे हैं आपको 2.1, 2.2, 2.3 के फिगर्स। अब देखो, ये एकदम आपको साफ साफ देख के ही पता चल रहा है लोअर पैलियोलिथिक का है, तो सबसे पुराने वाले हैं ये, तो रफ से है। फिर मिडिल पैलियोलिथिक के हैं, तो ये थोड़ा सा और बेटर है। ये तीनों लोअर पैलियोलिथिक के सॉरी है। ये है आपके चॉपिंग टूल्स एंड हैंड एक्सेस, ये आपके चॉपिंग टूल एंड हैंड एक्सेस ही है, ये भी चॉपिंग टूल एंड हैंड एक्सेस है। लेकिन देखो तीनों में अंतर दिख रहा है, क्योंकि धीरे धीरे वो एडवांस होते चले गए हैं ना, स्टोन टूल्स में भी। एक्सपीरियंस से उन्होंने उसमें मॉडिफिकेशन करते रहे, है ना। जब कुछ अटैक करते होंगे, उनको दिक्कत आती होगी, फिर थोड़ा मॉडिफाई करते होंगे टूल में, फिर और मॉडिफाई किया, इस तरीके से मॉडिफाई करते रहे वो अपने हिसाब से। अब हैंड एक्सेस की बात आप देखो तो उसका बट, है ना, पीछे का साइड जो है ब्रॉडर था, और जो वर्किंग एज है आगे का वो कहीं ना कहीं नैरो है। ये देख रहे हो आप, पीछे का चौड़ा है, आगे का नैरो है हर किसी में। ये देखो, पीछे चौड़ा और ये नैरो, चौड़ा नैरो, है ना। ये हैंड एक्सेस है आपकी। और इनको किस लिए यूज किया जाता था? ट्रीज को कट करने के लिए, या फिर आपका डिग करने के लिए, रूट्स खाते थे लोग, है ना। फिर क्लीवर्स होता था जो बाई फेस्ड होता था, दो फेस, दोनों तरफ फेस का होता था क्लीवर्स। ठीक। और ये किस लिए काम आता था? जैसे ट्रंक ऑफ ट्री को स्प्लिट करने के लिए, ठीक है, तोड़ने के लिए बीच में से। फिर चॉपर्स होते थे, मैसिव टूल, उसका एक ही एज होता था, वर्किंग एज, और ये चॉपिंग पर्पसेस के काम आता था। फिर ब्यूरिन्स था, ब्यूरिन्स वर लाइक फ्लेक्स या ब्लेड्स। ब्यूरिन्स क्या होते थे? ब्लेड जैसे, जो आज के ब्लेड होते थे ना, उस तरीके से। और इनसे वो क्या करते थे? इनग्रेविंग करते थे,
सॉफ्ट स्टोन पे या बोन्स पे या रॉक्स पे इंग्रेविंग मतलब लिखते थे, है ना? तो ये ब्लेड जैसे थे, तो मतलब काफी ज्यादा शार्प होंगे ये। फिर स्क्रैपर्स होते थे जो कि ब्लेड्स के ही बने हुए होते थे, फ्लेक्स के बने होते थे। फ्लेक क्या होता था, जब बड़े पत्थर को तोड़ते थे ना वो साइड का कोना, तो उससे जो छोटे छोटे पीसेस अलग होते थे, तो वो फ्लेक्स कहलाते थे, छोटे पीसेस को, ठीक है। फिर इन जो स्क्रैपर्स होते थे, इनसे वो क्या करते थे, ट्रीज की बार्क को छिलते थे या एनिमल की स्किन को काटते थे, ठीक है। अगर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैलेलिथिक साइट्स का बोले कि कहाँ कहाँ थे इंडिया में, तो बहुत सारे एरिया में। अगर नॉर्थ की बात करें तो कश्मीर वैली में, सोहन वैली रावलपिंडी में, ठीक है, पैलेलिथिक टूल्स मिलते हैं हमें बहुत ज़्यादा। राजस्थान में भी हैं, लूनी नदी के आसपास। वेस्टर्न इंडिया की बात करें अगर हम, तो साबरमती, माही नदी या के आसपास बहुत सारे साइट्स मिले हैं, ठीक। महाराष्ट्र में नेवासा के आसपास मिला है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में तो भीमबेटका आपका रॉक शेल्टर बहुत ही फेमस है। आदमगढ़ है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। यहाँ से हमें बहुत सारे पैलोलिथिक टूल्स मिले हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका, आदमगढ़ में तो पैलोलिथिक और मेसोलिथिक दोनों के मिले हैं। फिर यूपी में भी बेलन वैली कौन सा रीजन है, इलाहाबाद से लेके बनारस के बीच के रीजन को बोलते हैं बेलन वैली, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोमिनेंट साइट थी। और आप देखो, कंटिन्यूस ऑक्यूपेशन रहा है इस एरिया का पैलोलिथिक पीरियड से ही, है ना। ईस्ट की बात करें, असम, मेघालय में भी गारो हिल एक खासी हिल है, लेकिन आपको गारो हिल में मिलते हैं प्री हिस्टोरिक के जो टूल्स हैं। पैलेलिथिक टूल्स आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भी मिलते हैं। पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो आपको आंध्रा, कर्नाटका में भी मिलते हैं। तमिलनाडु में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, चिंगलपेट रीजन में, अतिराम पक्कम, ठीक है। इनके सबसिस्टेंस पैटर्न क्या था, ये लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे, है ना, फ्रूट्स को गैदर करते थे, रूट्स को गैदर करते थे। और प्राइमरली ये लोग हंटिंग गैदरर्स ही थे, और ये लोग सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे, ठीक है। सबसिस्टेंस पैटर्न हमने कर लिया डिस्कस, है ना, कि वो लोग पैलेलिथिक पीरियड हंटिंग गैदरर्स थे, और ये टूल्स को यूज करते थे हंटिंग में, कटिंग में, डिगिंग में, अदर पर्पसेस में, और नोमैडिक लाइफ लीड करते थे, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे, ठीक है। ये आपका पैलेलिथिक पीरियड आपका खत्म होता है। अब मेसोलिथिक पीरियड की बात करें, तो मेसोलिथिक, मीजो ग्रीक वर्ड है, मीजो का मतलब होता है मिडिल, लिथिक का मतलब स्टोन, मतलब मिडिल स्टोन एज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसको माना जाता है 10,000 बीसी के आसपास का ये समय है, ठीक है। और या इस समय टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज हो गया था, ठीक, क्लाइमेट चेंज काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। और जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो बहुत सारे पेड़ पौधे नए नए अपीयर होने लग गए, ठीक है। आदमी भी आदमी इस पीरियड में अभी भी हंटिंग गैदरिंग के ही स्टेज में था, लेकिन अब वो फिशिंग करने लग गया, कुछ एक एनिमल्स को उसने डोमेस्टिकेट कर लिया था, ठीक। मेन टूल्स जो वो यूज करता था अब माइक्रोलिथ से या स्मॉल स्टोन टूल्स थे। अब वो क्या करने लग गया, अब ऑब्वियस सी बात है यार, 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक लगातार आप स्टोन ही यूज कर रहे हो, तो आप कितना ज्यादा उसमें चेंजेस करोगे, है ना। तो चेंज करते 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 अब वो और भी छोटे कर दिए उसने, है ना। पहले बड़े बड़े पत्थर यूज करते थे, फेंक के मारते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे और उसको ऐसा बनाया कि हाथ में फिट होने लग जाए। अब वो और छोटे छोटे बनाने लग गए, कि बिल्कुल छोटे बना लिया, माइक्रोलिथ बोलने लग गए हम इसको, एकदम ही छोटे छोटे। इसे इस टाइम में हमें रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं भीमबेटका की। भीमबेटका में जो पेंटिंग्स है वो इसी टाइम की है, मेसोलिथिक पीरियड की है, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि उस जमाने के लोग अब आर्ट में भी इंटरेस्ट लेने लगे थे बहुत ज़्यादा। टूल्स की बात करें तो टूल्स इस जमाने में बहुत छोटे छोटे बनाने लग गए थे, 1 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर तक का टूल बनाने लग गए। लेकिन अभी भी कौन सा है, स्टोन टूल्स है। और इन टूल्स को वो क्या करते थे, किसी और चीज में लगा करके यूज करते थे, ठीक है। जैसे इसको बांध बांध देते थे, किसी में एरो पे बांध देते थे, या स्पीयर पे बांध देते थे, स्पीयर मतलब भाले पे बांध देते थे, ठीक है। और ये जो टूल्स होते थे अब वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में होते थे, ट्रायंगल्स में, ट्रेपेजियम में, किसी न किसी फॉर्म में होते थे, ठीक है, सेमी सर्किल में, ठीक। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर बोले, कहाँ कहाँ फैले हुए थे मेसोलिथिक साइट्स, तो मेसोलिथिक साइट आपको मिलता है नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, हर जगह मिलते हैं। जैसे गुजरात में महसाना डिस्ट्रिक्ट में लांग लंगनाज
सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। भोपाल में भीमबेटका, ठीक। इलाहाबाद के आसपास एक जगह है चौपानी मांडो। फिर बंगाल में बीरभानपुर, कर्नाटका में बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में संगनकल्लू, ये नाम याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, संगनकल्लू, ठीक है। और इवन तमिलनाडु के टूटिकोरिन, यहाँ भी आपको मेसोलिथिक कल्चर दिख जाता है। सबसिस्टेंस पैटर्न, अब ये लोग हंटिंग गैदरिंग तो अभी भी करते थे, है ना, लेकिन अब ये लोग कहीं ना कहीं डोमेस्टिकेशन करने लग गए थे एनिमल का, है ना। और ये बड़े एनिमल्स का शिकार करने के साथ साथ अब छोटे छोटे एनिमल्स का भी शिकार करने लग गए थे, क्योंकि अब ये बो एंड एरो का यूज करते थे, ठीक है। तो अभी फिशिंग करते थे, ठीक। साथ में छोटे कैटल्स जैसे कैटल्स का, शिप का, गोट, बफेलो, पिग, रैट, बाइसन, हिप्पो, डॉग, फॉक्स, लिजर्ड, टॉर्टोइज, फिश, इन सब के शेल हमें मिले इन साइट से, है ना। तो पता चलता है कि ये सबको भी मार के खाते थे अब, ठीक। तो मेसोलिथिक हो गया। अब आपका अगला आ गया कौन सा, नियोलिथिक कल्चर एंड द एडवेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। नियोलिथिक भी वही ग्रीक वर्ड है, नियो मतलब न्यू, लिथिक मतलब स्टोन एज। अब ये न्यू स्टोन एज है, ये 8000 बीसी के आसपास में माना जाता है कि स्टार्ट हो गई थी। नियोलिथिक टर्म किसने दिया था, जॉन लुबॉक ने, ठीक। इसके कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक है इस पीरियड के, कौन सा, इस पीरियड में आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज स्टार्ट होती है, और भी ज्यादा एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन होता है। इस जमाने में अब ये लोग ग्राइंडिंग और पॉलिश स्टोन टूल यूज करने लगे थे। उनकी एज अब और भी ज्यादा शार्प हो गई थी, क्योंकि ग्राइंडिंग कर रहे हैं, पॉलिशिंग कर रहे हैं, पॉटरी का यूज करने लग गए थे अभी इस एज में, ठीक है। इस एज को न्यूलोथिक रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। न्यूलोथिक रेवोल्यूशन क्यों, क्योंकि अब ना बहुत सारे जो ह्यूमन मैन था उसकी सोशियो इकोनॉमिक लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी, ठीक है। अब ये लोग शार्प और पॉलिश न्यूलोथिक टूल्स को यूज़ करते थे। अब ये टूल्स से क्या करते थे, ये कल्टीवेट करने लग गए सॉइल को, ठीक है। डोमेस्टिकेशन हो गया बहुत ज़्यादा एनिमल्स का, सेटल्ड लाइफ जीने लग गए, एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज सामने देखने को आती है हमें। पॉटरी का यूज़ करने लग गए, जिसको कि वो लोग ग्रेन्स को स्टोर करते थे, ठीक है। तो ये बहुत सारी चेंजेस अचानक देखने को हमें मिलते हैं लाइफ में, है ना। अचानक तो नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे हुआ होगा, है ना। एग्रीकल्चर को अचानक एक रात को तो हुआ नहीं होगा, बहुत कुछ इन्होंने सीखा होगा एग्रीकल्चर धीरे धीरे करके, और कौन सा प्लांट कैसे ग्रो करना है, मतलब आसान नहीं है, आज भी आसान नहीं है, तो उस जमाने में सोचो टाइम तो लगा ही होगा, है ना। तो इसीलिए इसको बोला जाता है नियोलिथिक रेवोल्यूशन। अब कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो नहीं मानते कि रेवोल्यूशन है, वो कहते हैं कि ये इवोल्यूशन है एज कम्पेयर टू पैलेलिथिक एंड मेसोलिथिक, तो इसको रेवोल्यूशन कहना गलत है, अपनी अपनी राय है, ठीक। टूल्स कैसे होते थे, टूल्स जैसे हमने अभी पढ़ा, है ना, कि वेल पॉलिश्ड होते थे और सिमेट्रिकल होते थे, ठीक है, राउंडेड होते थे, ग्राइंडिंग करके बनाए जाते थे, टूल्स को पॉलिश किया जाता था, ठीक। और ग्राउंड स्टोन टूल्स ऑफ द नियोलिथिक पीरियड इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस कॉल्ड सेल्ट। एक टाइप की एक्स होती थी जिसको बोलते थे सेल्ट भी बोलते थे, ठीक है। अब स्टोन टूल्स के साथ साथ ये लोग क्या करते थे, बोन्स को भी यूज करने लग गए। बोन्स की निडल्स मिलती है हमें, स्क्रैपर, बोरर्स, एरोहेड, पेंडेंट्स, बैंगल, इयरिंग्स भी मिलती है हमें, ठीक है। बोन्स का भी काफी ज्यादा यूज करने लग गए थे। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नियोलिथिक साइट बहुत जगह में है, खास करके अगर हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ वेस्ट रीजन जो पाकिस्तान की तरफ का एरिया है, बलूच में एक जगह है मेहरगढ़, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। वहाँ पे हमें मिलते हैं न्यूलोथिक पीपल की घर, ठीक है। ये घर किससे बने हुए थे, सन ड्राइड ब्रिक्स से, और साथ ही इसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स भी थे। फिर हमें कल्टीवेशन का एविडेंस मिलता है, जैसे वीट, बार्ले, कॉटन वगैरह यहाँ पे होता था। फिर और इम्पोर्टेंट साइट्स हमें मिलती है कश्मीर वैली में। कश्मीर वैली में कौन सी जगह, बुरजा होम, गुफ गुफ कराल, ठीक है। अब इन जो एरिया है कश्मीर वैली एरिया में, यहाँ पे ड्वेलिंग पिट्स थे, मतलब कि गड्ढा खोद करके पिट्स में रहते थे ये लोग। अब ये पिट्स सर्कुलर भी होते थे, रेक्टेंगुलर भी होते थे, ठीक। बेलन वैली में भी हमें मिलते हैं न्यूलोथिक के साइट्स। बेलन वैली में कौन सा एरिया है इंपॉर्टेंट साइट्स, कोल्डिवा एंड महगरा, महगर। न्यूलोथिक टूल्स, पॉटरी आर्टिफैक्ट्स, फ्लोरल एंड फॉनल रिमेन्स, ये सब के सब चीज़ें हमें मिलती है। बिहार में है एक जगह चिरांद, वो है बहुत इंपॉर्टेंट साइट। फिर कुछ एक न्यूलोथिक साइट हमें असम, मेघालय, नागालैंड से भी मिलती है, ठीक है। साउथ में
नदियों के किनारे भीम, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी नदी के किनारे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट साइट्स की बात करें तो संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिकलीहाल, हल्लूर कर्नाटका में, उतनूर, नागार्जुन कोंडा, बुधियाल आंध्र प्रदेश में, एंड तमिलनाडु में पयमपल्ली, ठीक है। तो आप देखते हो मतलब बहुत पूरे पूरे इंडिया में फैला हुआ था ये सारा एरिया, है ना। साउथ इंडिया में लोग अब किस चीज की ज्यादा कल्टीवेशन करने लगे थे, मिलेट की, जिसको रागी भी बोलते हैं। सबसिस्टेंस पैटर्न बिल्कुल बदल गया था। सबसिस्टेंस पैटर्न तो अब हमारा, पहले ये लोग क्या करते थे, पहले तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपका हंटर गैदर थे। अब ये लोग खुद से एग्रीकल्चर करने लग गए। एग्रीकल्चर में क्या उगाते थे, वीट, बार्ले, राइस, मिलेट, लेंटिल्स, है ना। और लेकिन एग्रीकल्चर डिपेंड करता था जोग्राफिकल कंडीशन पे कि आप कौन से एरिया में रह रहे हो, उसी हिसाब से वो आपका ग्रो करते थे, है ना। फिर एग्रीकल्चर के साथ साथ इन लोगों ने डोमेस्टिकेशन भी काफी सारे एनिमल्स का कर लिया। हंटिंग अभी भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन अब ये लोग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी रखते थे, जैसे शीप, गोट, कैटल वगैरह, ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का ये लोग हंट करते थे, जैसे बोर का, नीलगाय का, गजल का, ठीक। बहुत टाइप के स्टोन टूल्स हमें मिलते हैं। साथ में हमें पॉटरी भी मिलती है इस एरिया में। उन पॉटरीज को इवन क्या किया जाता था, पहले तो कच्ची बनाई जाती थी, हैंडमेड वगैरह मिली है, लेकिन बाद में उनको व्हील से बनाया जाता था, इवन किल में पकाया भी जाता था, ठीक है। फिर इन जो पॉटरीज थे इनमें ग्रेन्स को रखा जाता था। तो कहीं ना कहीं न्यूलिथिक कल्चर में आप देखते हो कि हंटर गैदर से अब लाइफ कल्टीवेशन की तरफ ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई थी, है ना। और अब लोग सेटल लाइफ जीने लग गए थे, पॉपुलेशन भी इंक्रीज कर रही थी, विलेज कम्युनिटी अब आने लग गई थी, सेटलमेंट बहुत ज़्यादा विलेज के दिखने लग गए थे हमें, जो कि फर्दर धीरे धीरे आगे जाके टाउन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। तो ये आपका न्यूलिथिक कल्चर के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में आपको याद रखना है ज़्यादा, ठीक है ना। यार ये क्या हो गया। अब प्रीहिस्टोरिक आर्ट के बारे में पढ़ लें। अब आर्ट एक ऐसी चीज है ना कि मतलब आदमी कहीं ना कुछ पेंट करता रहता है ना। तो वही चीज हमें देखने को मिलती है आपकी कहाँ, ये भीमबेटका में खास करके। और भीमबेटका में मिडिल मेसोलिथिक टाइम की भी हमें मिलती है। वहाँ जो हमें भीमबेटका केव से पेंटिंग मिली है ना, उससे हमें वहाँ की उस जमाने की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पता चलता है। वहाँ पे हमें पेंटिंग में हमें हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग के बारे सीन्स मिले हैं। फिर कुछ एक एनिमल्स हमें दिखते हैं, बोर, बफेलो, मोंकी, नीलगाय, ठीक। फिर सोशल एक्टिविटीज जैसे चाइल्ड बर्थ, रियरिंग ऑफ अ चाइल्ड, बरियल सेरेमनी, ये सब भी है रॉक पेंटिंग में। फिर हंटिंग का सीन है, ठीक है। और हंटिंग सीन में स्मॉल ग्रुप्स दिखाया जाता है, तो इससे हमें पता चलता है कि मेसोलिथिक टाइम में कहीं ना कहीं सोसाइटी ज़्यादा स्टेबल थी एज कम्पेयर टू पैलेलिथिक साइड। और ये लोग सेटल लाइफ जीने लग गए थे धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी, ठीक। मेसोलिथिक कल्चर में तो आप जानते ही हो हंटिंग गैदरिंग मेन ऑक्यूपेशन था। हाँ, तो ये था आपका पूरा चैप्टर, ठीक। होप आपको पूरा समझ में आ गया हो। आपको मेनली ना जो साइट्स हैं अलग अलग कल्चर की, वो आपको याद रखनी है कहीं ना कहीं, वो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने पूरे डिटेल में आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। कहीं कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे को मेंशन करना। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कहीं डाउट हो तो आपके डाउट को क्लियर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।